तो हमने है ना अपने यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला होगा ना वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा। अगर किसी ये हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं लेना। हमें सर ने जब लिखवाई थी चीज़ें तो उसमें भी सर ने हमें बताया था कि जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हो गए, एडवर्टाइजिंग भी हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो गई, ऑपरेटिंग भी हो गए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी हो गए। अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस अगर ना हो तो ज़ीरो आना है और हो तो लिख देना है। फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है? अब मेरे यहाँ पर है ना फाइनेंस इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई थी फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस क्या फाइनेंशियल कॉस्ट हो तो ये जो है ना फाइनेंशियल कॉस्ट वाली साइड है ना यहाँ पर हमने लिख देनी है। फिर आगे अर्निंग आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट, तो हमारे ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है ना ये हमने ना अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में लिख देने हैं। ये दोनों लिख लिए। फिर अगला हमारा पोर्शन आ गया ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और फाइनेंशियल कैश फ्लोज। अब ये हमारे इसी के नीचे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो और कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है इसमें नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है ना इसको बस टोटल उठा कर है ना लिख देना है यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में। और ये फाइनेंशियल कैश फ्लोज ये जो हमारे यहाँ पर होंगे ना नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ये है ना हमने यहाँ पर उठा कर है ना इनको यहाँ पर लिख देना। अगर माइनस में है तो माइनस डाल के लिखना है, प्लस में तो प्लस में। इनको हमने चेंज नहीं करना। बकाया जो आगे आप कह रहे हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप माइनस में लिखना नहीं, उसे भी पॉजिटिव ही लिखना है क्योंकि कुछ जगह पर लिखा हुआ है पॉजिटिव में कुछ जगह नेगेटिव में, इसलिए आप पॉजिटिव ही लिखो। सिर्फ फाइनेंशियल कैश फ्लोज और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को देखना है कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं डिविडेंड पे और कैश डिविडेंड। तो ये हमारी है ना कंपनी की रिपोर्ट में सबसे पहले शुरू पर ही होंगे। जहाँ पर ये होगा ना डिविडेंड, यहाँ पर पहले देखना कैश डिविडेंड वैल्यू। अब यहाँ पर उसने पहले ही लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लेना उसने क्या लिखा हुआ है रुपीज़ इन 1000। इसने रुपीज़ इन 1000 लिखा है। इसने अब देख लो कैश डिविडेंड वैल्यू 21, 18, 24, 18, 18 और 2012 में 0। तो इसी तरह ना यहाँ पर जो कैश डिविडेंड वाली वैल्यूज़ हैं ये लिख रही हैं। उसके बाद हमारे आगे बोनस डिविडेंड शेयर्स। बोनस डिविडेंड शेयर्स भी यहाँ पर स्टॉक डिविडेंड की जो वैल्यू होगी ना वो उठाकर यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद हमारा आ गया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब ये कहाँ से लिखनी है क्योंकि डेप्रिसिएशन तो बहुत जगह पर है। तो ये हमने ना सिंपली जाना है अपने नोट्स में। यहाँ पर हमने जब ऊपर कैलकुलेशन की थी ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसके अंदर इसने लिखा हुआ डेप्रिसिएशन इज़ ऑफ बैलेंस इज़ एज़ फॉलोज। तो इसने यहाँ पर ये टोटल करके दी हुई हैं दोनों की, तो ये वाली उठा कर लिखनी है। मैं हर जगह दूसरी मैं ज़रा एक और जगह दिखा कर भी देती हूँ। अब इसने ऐसे लिखी हुई है द डेप्रिसिएशन चार्ज हैज़ बीन एलोकेटेड एज। तो इसके अंदर ये जो टोटल वाली वैल्यूज़ है ना ये वाली करनी है क्योंकि बाद में उसने उसको डिवाइड किया हुआ है, तो ये डिवाइड वाली नहीं लिखनी है। हमने जो टोटल वाली है ना वो उठाकर है ना यहाँ पर पुट कर देनी है। नेक्स्ट आगे हमारी ऑडिटर रेम्यूनरेशन फ़ी और मार्केट प्राइस शेयर। तो ये हमने कहाँ पर देखने हैं, ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ना इन नोट्स में ही,
उधर इसने लिखा हुआ होगा ऑडिटर रेम्यूनरेशन, तो ये है ना इधर इसमें उसने 375,000 375,000 17 और 16 की, तो ये मैंने भी यहाँ पर लिख दी 375। तो ये हमने यहाँ पर है ना लिखनी है। मैंने बता दिया था कि 000 नहीं डालनी है, अगर पॉइंट में है तो पूरी पॉइंट की लिखनी है, राउंड करके कोई भी ना लिखे क्योंकि बाद में गलती हो जाएगी। इसके बाद मार्केट प्राइस पर शेयर, तो ये हमारी फिर कंपनी के स्टार्ट में अगर हम जाएं तो यहाँ पर होगा वैल्यूएशन, एक होगा ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर पोस्ट टैक्स। हमने ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर जाना और यहाँ पर जो शेयर की प्राइसेस लिखी हुई होंगी एज इट इज़ लिखनी है। ये पर शेयर की प्राइस है, इसलिए है ना इसमें है ना पॉइंट्स वगैरह डालने हैं ना कुछ, जो जैसी लिखी हुई है, चाहे इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुछ भी लिखा हुआ है, सिंपली सेम वैसे ही लिख देनी है। इसको ना राउंड वगैरह करना, कुछ भी नहीं करना। मैंने भी पूरी लिखी थी, वो खुद ही राउंड कर देगा। और ये पर शेयर प्राइस है। जब ये दोनों हो जाएंगे इसके बाद जो हमने ये ऑडिटर कमेटी वाला पार्ट था, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे करना है। इसके बाद हमारा आ गया नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स और ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले हमने है ना इसके फर्स्ट पेज पर जाना है। तो हमने यहाँ पर से सबसे पहले ना नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम ढूंढ लेना है कि कहीं और जाकर नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं पर 8 भी लिखे होंगे, कभी कहीं पर 7, क्योंकि वो है ना कि अगर डायरेक्टर चेंज होना हो ना तो वो 8 या 7 कर देते हैं। तो इधर से देखना है, इधर से 7 के लिए फिर हमने देखना है कि, तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ़ डायरेक्टर 7 कर दिए। उसके बाद नॉन एग्जेक्टिव। अब नॉन एग्जेक्टिव देखने के भी 2 तरीके हैं कि यहाँ पर ही लिखे हुए हों, कभी कभार कंपनी के है ना शुरुआत में ये लिखे नहीं होते, जैसे कि ये जो मेरी 2012 की रिपोर्ट है इसके अंदर है ना इन्होंने शुरुआत में नहीं लिखे थे, यहाँ पर नहीं लिखे थे। तो हमने क्या करना है, हमने नीचे जाना है। यहाँ पर उसने हमें बता दिया कि एग्जेक्टिव कौन से हैं, नॉन एग्जेक्टिव कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद है ना तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ नॉन एग्जेक्टिव बोर्ड मेंबर्स के लिख दिए, नंबर कितने कितने हैं। अगला है CEO डुअलिटी, ये कहाँ से लिखना है, ये है ना हमने ऐसे ही देखना है क्या, अगर हमारा चीफ़ एग्जेक्टिव हमारा यहाँ पर होता है चीफ़ एग्जेक्टिव एंड चेयरमैन, अगर ये दोनों एक ही हों तो फिर हमने यहाँ पर लिखना है 1। कहाँ पर लिखना है, CEO डुअलिटी में 1 लिखना है। अगर नहीं अलग है, चेयरमैन अलग है और CEO अलग है, तो हम 0 लिखेंगे। नेक्स्ट आ गया CEO डोमिनेंस। तो अगर हमारा CEO बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में भी शामिल है तो हम CEO डोमिनेंस में 1 लिखेंगे। अब ये हो सकता है कि हमारा CEO हमने किसी और को रखा हुआ है लेकिन वो हमारे बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर आगे आ गया बोर्ड डाइवर्सिटी। फिर यहाँ पे बस देख लेना मिस या मिसेस लिखा हुआ हो ना, यानी कि कोई लड़की शामिल है, तो बोर्ड डाइवर्सिटी में जाकर 1 लिख देना। अगर हो चाहे 2 लड़कियाँ भी हो फिर भी बोर्ड डाइवर्सिटी में 1 ही आएगा। इसके बाद है नॉमिनी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर यहाँ पर ऐसे आ जाए NIT नॉमिनी ऐसे कुछ लिखा हुआ हो तो हमारा पता चल जाएगा कि नॉमिनी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी 1 लिखना है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है नंबर ऑफ़ बोर्ड मीटिंग्स। नंबर ऑफ़ बोर्ड मीटिंग्स हमने कहाँ पर देखनी है, यहाँ पर है ना यहीं पर लिखा हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर 5 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर हेल्ड। तो हमने यहाँ पर लिख देनी है नंबर ऑफ़ मीटिंग्स 5। कभी हो सकता है 4 हो, कभी हो 5 हो, देखो ना यहाँ पर चेंज है, इसलिए ये नहीं लिखना, सारों में 5 ही लिख देना। फिर सम ऑफ़ मीटिंग्स हो तो ये सारों को हमने ऐड कर दिया, ये सारे के सारों को ऐड कर दिया वो तो हमने यहाँ पर सम ऑफ़ मीटिंग्स लिख दी। इसके बाद होगी सम ऑफ़ मीटिंग्स अटेंडेड बाय नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स।
तो हमने पहले देखा कि हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव है कौन से। एक ये एग्जीक्यूटिव आ गए, ये नॉन एग्जीक्यूटिव आ गए। हमने कहा एग्जीक्यूटिव हाशिम और आबिद हैं। हमने हाशिम के और आबिद के है ना 3 5 को किया, 8 हो गए। यानी कि हमारी जो नंबर ऑफ़ मीटिंग्स है ना उसमें से 8 लेस किए, तो हमारी है ना 32 में से 8 निकाले 24 हो गए। तो हमारी नंबर ऑफ़ नॉन एग्जीक्यूटिव्स की कितनी होगी 24। अगर यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव के अलावा इंडिपेंडेंट भी होता तो हम इंडिपेंडेंट के भी है ना माइनस कर देते, क्योंकि हमने सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव के ढूंढने हैं, ना हमें एग्जीक्यूटिव के ढूंढने हैं, ना नॉन एग्जीक्यूटिव वो इंडिपेंडेंट के ढूंढने हैं, हमने सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव के ढूंढने हैं। उसके बाद हमारा आगे तो इधर सम वो लिखे रहे नंबर ऑफ़ कमिटीज़ ऑन बोर्ड। तो ये भी हमारा शुरुआत में ही होगा। हमने देख लेना कि ऑडिट कमेटी में कोई मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो नहीं शामिल, और फिर दूसरी HR की कमेटी उसमें भी शामिल तो नहीं। जितनी 2 कमेटीज़ हैं तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका इतना ही बस करना है और ये हो जाएगा। तो सबसे पहले जिसने भी अगर मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है तो ये लाइन वाइज करेगा तो सही हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके कर लो, पहले एसेट्स वाला पार्ट कर लो, फिर लायबिलिटीज़ वाला कर लो, फिर इनकम स्टेटमेंट वाला कर लो, फिर ऑडिट कमेटी वाला कर लो, फिर डायरेक्टर्स वाला कर लो। अभी आगे मैं करती हूँ तो फिर बकाया भी मैं सेंड कर दूँगी।